नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग कम पैसे कमाकर भी अमीर क्यों बन जाते हैं और कुछ लोग करोड़ों कमाने के बाद भी हमेशा पैसों की तंगी में क्यों रहते हैं? क्या आपको भी कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कितना भी पैसा कमा ले वो कभी पूरा ही नहीं पड़ता? या फिर कभी ये सोचा है कि पैसा तो सब कमा लेते हैं लेकिन असली कमाई वो है जो टिके और बढ़े? अगर हाँ तो आज की यह ऑडियो बुक समरी आपके लिए ही है। आज हम बात करने वाले हैं उस किताब की जिसने पैसों के बारे में लोगों की सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। इस किताब का नाम है द साइकोलॉजी ऑफ मनी और इसे लिखा है मॉर्गन होसल ने। चलिए एक कहानी से शुरुआत करते हैं। दो दोस्त थे, राहुल और विक्रम। दोनों की सैलरी बराबर थी। राहुल अपनी आमदनी का एक हिस्सा बचाता, थोड़ा निवेश करता और बेवजह खर्च करने से बचता था। विक्रम हर महीने अपनी सैलरी मिलते ही महंगी चीज़ें खरीदता, घूमने फिरने और दिखावे में खर्च कर देता। 5 साल बाद राहुल के पास अच्छी सेविंग्स, निवेश और फाइनेंशियल सुरक्षा थी। वहीं विक्रम आज भी हर महीने सैलरी के खत्म होने का इंतजार कर रहा था। सोचिए, दोनों की कमाई एक जैसी थी, फिर भी उनकी ज़िंदगी की दिशा अलग क्यों हुई? क्योंकि पैसा कमाने से ज़्यादा ज़रूरी है पैसे की समझ। इस किताब में बताया गया है कि पैसा सिर्फ कमाने का खेल नहीं है, बल्कि सोच, व्यवहार और इमोशंस का खेल है। अक्सर लोग पैसे को मैथ्स और नंबर का खेल मानते हैं, लेकिन असल में पैसा हमारी भावनाओं, फैसलों और माइंडसेट से जुड़ा होता है। लेखक ने इस किताब में 20 छोटे छोटे अध्यायों में समझाया है कि कैसे हम अपनी गलत सोच, लालच और डर के कारण पैसे के गलत फैसले लेते हैं। कैसे सिंपल आदतें और सही मानसिकता हमें आर्थिक आज़ादी दिला सकती है। आज हम इस ऑडियो बुक समरी में जानेंगे क्यों हर इंसान पैसे को अलग तरीके से देखता और समझता है, किस्मत और रिस्क का पैसे की दुनिया में क्या महत्व है, क्यों पैसे को बचाना और निवेश करना पैसे कमाने से भी ज़्यादा ज़रूरी है, और कैसे आप अपनी सोच और पैसों के साथ अपने व्यवहार को बदलकर अमीर बन सकते हैं। एक सवाल आपके लिए, आप अपने पैसे और अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को अगले 5 सालों में कहाँ देखना चाहते हैं? क्या आप सिर्फ कमाते रहना चाहते हैं या अपने पैसे को समझदारी से बढ़ाना भी सीखना चाहेंगे? अपने जवाब कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि जब तक आप पैसों का मनोविज्ञान नहीं समझेंगे तब तक पैसा आपके पास टिकेगा नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं द साइकोलॉजी ऑफ मनी की यह खास और ज़िंदगी बदल देने वाली ऑडियो बुक समरी। चैप्टर 1, नो वंस क्रेजी, कोई भी पागल नहीं है। दोस्तों, कभी आपने किसी को देखा है जो अपनी कमाई का ज़्यादातर हिस्सा शेयर बाजार में लगा देता है और फिर नुकसान उठाता है? या फिर कोई ऐसा इंसान जो बैंक में पैसा रखकर ही खुश है बिना किसी इन्वेस्टमेंट के? आप सोचते होंगे ये लोग पागल है, लेकिन सच बताऊं, इस दुनिया में कोई भी पैसों के मामले में पागल नहीं है। हर इंसान अपने अपने तजुर्बे, हालात और परवरिश के हिसाब से पैसों को समझता है। यही उसकी सोच, उसके फैसलों और पैसों के साथ उसके बर्ताव को तय करती है। लेखक हमें एक सच्ची कहानी बताते हैं। 1950 के दशक में अमेरिका के जेरोम नाम के एक आदमी ने शेयर बाजार में करोड़ों कमा लिए। वो हमेशा रिस्क लेता था, कर्ज लेकर निवेश करता था और हर कोई उसे पागल समझता था। लोग कहते थे ये एक दिन सब गवा देगा। दूसरी तरफ सिंडी नाम की एक महिला थी जो कभी शेयर मार्केट को छूती भी नहीं थी। उनका मानना था कि पैसा बैंक में ही सुरक्षित है। अब आप सोचेंगे इनमें सही कौन था? असल में दोनों ही अपनी अपनी जगह सही थे, क्योंकि दोनों ने अपने जीवन में पैसे को अलग अलग तरीके से अनुभव किया था। जिसने जहाँ जोखिम देखा वहीं उसकी सोच बन गई। द साइकोलॉजी ऑफ मनी किताब कहती है कि पैसे के मामले में हर कोई अपनी सोच और तजुर्बे के हिसाब से फैसले लेता है। आप जिसे पागल समझते हैं वो आपके जैसे हालात में होता तो शायद वही करता जो आप कर रहे हैं। इसलिए पैसे के मामले में दूसरों को जज करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हर किसी की ज़िंदगी, उसकी परवरिश, उसकी परेशानियां और उसके सपने अलग होते हैं। अब आप क्या एक्शन ले सकते हो? नंबर 1, दूसरों के पैसे से जुड़े फैसलों पर हंसने या उन्हें पागल समझने से पहले सोचें कि उनका तजुर्बा कैसा रहा होगा। नंबर 2, अपने लिए वही फाइनेंशियल प्लानिंग करें जो आपके हालात, आपकी ज़रूरत और आपके तजुर्बे के हिसाब से सही लगे। नंबर 3, हर इंसान पैसों को अपने तरीके से समझता है और यही बात इस दुनिया को अलग अलग बनाती है। एक सवाल आपके लिए, क्या आपने कभी किसी के पैसे से जुड़े फैसलों को देखकर उसे पागल कहा है, या फिर कभी किसी ने आपके फैसले को पागलपन कहा हो? अगर हाँ तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं,
क्योंकि याद रखिए पैसे के मामले में इस दुनिया में कोई भी पागल नहीं है। तो दोस्तों ये था चैप्टर 1 नो वंस क्रेजी। अब अगले चैप्टर में हम जानेंगे किस्मत और रिस्क के खेल के बारे में। चैप्टर नंबर 2 लक एंड रिस्क यानी किस्मत और जोखिम। दोस्तों कभी आपने देखा है कि कुछ लोग मेहनत कम करके भी करोड़पति बन जाते हैं और कुछ लोग दिन रात बहुत सारा पसीना बहाने के बाद भी 2 वक्त की रोटी के लिए जूझते रहते हैं। अब आप सोचिए क्या यह सिर्फ मेहनत का खेल है? नहीं, इसके पीछे 2 चीज़ें और होती है, किस्मत और जोखिम यानी कि लक और रिस्क। लेखक कहते हैं कि पैसे की दुनिया में किस्मत और रिस्क 2 ऐसे अनदेखे किरदार हैं जो हर किसी की ज़िंदगी में अहम रोल निभाते हैं। लेखक हमें यहाँ एक सच्ची कहानी बताते हैं। बिल गेट को तो आप जानते ही होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं बिल गेट जिस स्कूल में थे वो अमेरिका का एक लौता स्कूल था जहाँ बच्चों को कंप्यूटर इस्तेमाल करने की सुविधा थी। अब आप सोचिए अगर बिल गेट किसी और स्कूल में होते जहाँ कंप्यूटर नहीं होता तो क्या वो आज माइक्रोसॉफ्ट बना पाते? हो सकता है शायद नहीं। यही किस्मत है, सही जगह सही वक्त और सही मौके पर होना भी सफलता में बड़ा किरदार निभाता है। दूसरी तरफ जोखिम की बात करते हैं। इसी स्कूल में बिल गेट का एक और दोस्त था, केंट इवांस। वो भी उतना ही तेज, होशियार और टैलेंटेड था। बिल गेट कहता है कि वो उसका सबसे करीबी दोस्त और भविष्य का बिजनेस पार्टनर होता। लेकिन 17 साल की उम्र में केंट इवांस एक हादसे में मर गया। अब देखिए दोनों के पास बराबर टैलेंट, बराबर मौका था, लेकिन एक की किस्मत चमकी और दूसरा रिस्क का शिकार हो गया। यह किताब कहती है सिर्फ सक्सेसफुल लोगों की स्टोरी देखकर ये मत सोचिए कि वही तरीका हर किसी के लिए काम करेगा, क्योंकि हर कामयाबी के पीछे थोड़ा किस्मत और हर असफलता के पीछे थोड़ा रिस्क भी होता है। आपका फोकस सिर्फ अपनी कोशिश और काबिलियत पर होना चाहिए, बाकी चीज़ों को कंट्रोल करना आपके हाथ में नहीं है। अभी हम क्या एक्शन ले सकते हैं? नंबर 1, कभी भी अपनी या दूसरों की सफलता और असफलता का आकलन सिर्फ रिजल्ट देखकर मत करिए, क्योंकि उसके पीछे कई अनदेखे फैक्टर होते हैं। नंबर 2, हर फाइनेंशियल फैसले में रिस्क और किस्मत दोनों को समझिए, अंधेरे में तीर मत चलाइए। नंबर 3, सिर्फ अमीर लोगों की कहानी देखकर उसे कॉपी मत करिए, क्योंकि उनके हालात, मौके और समय आपसे अलग रहे होंगे। आपसे एक सवाल है, आपकी ज़िंदगी में ऐसा कौन सा मौका या हादसा हुआ है जिसने आपकी सोच या ज़िंदगी को बदल दिया? कमेंट्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि याद रखिए सिर्फ मेहनत ही नहीं, किस्मत और रिस्क भी ज़िंदगी का हिस्सा है। तो दोस्तों ये था चैप्टर 2 लक एंड रिस्क। अब अगले चैप्टर में हम जानेंगे कि क्यों कभी कभी हम बहुत कम चीज़ों से भी संतुष्ट हो सकते हैं और कैसे लालच हमें बर्बाद कर सकता है। चैप्टर नंबर 3 नेवर इनफ, कभी भी काफ़ी नहीं। दोस्तों कभी आपने ऐसा सोचा है कि बस अगर मेरे पास थोड़ा और पैसा आ जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा, और जब वो पैसा आ भी जाता है तो भी फिर लगता है बस थोड़ा और चाहिए। बस यही है इंसानी फितरत, कभी भी काफ़ी नहीं होता है। लेखक कहते हैं धन की दुनिया में सबसे बड़ा दुश्मन लालच है, ये कभी ख़त्म नहीं होता। जितना मिल जाता है उससे डबल पाने की चाहत शुरू हो जाती है। लेखक हमें यहाँ एक सच्ची कहानी बताते हैं। राजा रत्नम नाम का एक अमीर इन्वेस्टर था। उसके पास पहले ही करोड़ों की संपत्ति थी, फिर भी वो इनसाइडर ट्रेडिंग करके और पैसा कमाने की लालच में फंस गया। नतीजा जेल की सलाखों के पीछे जिंदगी बितानी पड़ी। अब आप सोचिए जो आदमी पहले से करोड़पति था उसे ऐसा रिस्क लेने की क्या जरूरत थी? बस यही कभी भी काफ़ी नहीं होता है। लोग सोचते हैं थोड़ा और, यही सोच उन्हें बर्बादी के रास्ते पर ले जाती है। किताब हमें बताती है पैसे से ज़्यादा ज़रूरी है संतोष। अगर आप ये नहीं जानते कि किस मोड़ पर रुकना है तो आप कभी भी सुकून नहीं पा सकते। धन का खेल जीतने के लिए ज़रूरी है कि आप खुद के लिए इनफ यानी काफ़ी की परिभाषा तय कर ले, वरना आप सारी ज़िंदगी दौड़ते ही रहेंगे और कभी फिनिश लाइन तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो आप क्या एक्शन ले सकते हैं? नंबर 1, आज ही एक पेन पेपर उठाइए और लिखिए आपके लिए कितना पैसा काफ़ी है, ताकि जब वो लक्ष्य हासिल हो तो आप संतुष्टि महसूस कर सके। नंबर 2, लालच के जाल में ना फंसे। अगर कोई ऐसा काम करना पड़ रहा है जो आपकी इज्जत, रिश्ते या सुकून छीन सकता है तो उससे दूर रहिए। नंबर 3, हर महीने अपने खर्च और कमाई को समझिए और तय करिए कि किसके बाद आपको रुकना है। एक सवाल आपके लिए, आपकी ज़िंदगी में कभी ऐसा हुआ है जब आपने सोचा हो बस इतना पैसा मिल जाए फिर मैं खुश हो जाऊंगा, और जब वो मिला तो लगा नहीं थोड़ा और चाहिए? अगर हाँ तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि शायद हम सब इस जाल में कभी ना कभी फंसे हैं।
याद रखिए, जो आदमी अपने लिए काफ़ी की सीमा तय कर लेता है वही असली अमीर होता है। तो दोस्तों, ये था चैप्टर नंबर 3, नेवर इनफ। अब अगले चैप्टर में हम जानेंगे धन अर्जित करने के असली मंत्र क्या होते हैं और क्यों आपको लंबी रेस का घोड़ा बनना चाहिए। चैप्टर नंबर 4, कन्फाउंडिंग कंपाउंडिंग, यानी चौंकाने वाली चक्रवृद्धि शक्ति। दोस्तों, कभी आपने सुना है पैसे पैसे को खींचता है? यही नहीं, आप कभी किसी चीज़ को समय और धैर्य के साथ बढ़ने दें तो उसका असर आपकी सोच से भी कई गुना बढ़ सकता है। इसे कहते हैं कंपाउंडिंग, यानी कि चक्रवृद्धि। लेखक इस चैप्टर में कहते हैं कंपाउंडिंग सबसे ताकतवर जादू है जिसे लोग अक्सर समझ नहीं पाते। लेखक हमें यहाँ एक कहानी बताते हैं। वॉरेन बुफेट दुनिया के सबसे अमीर और सफल इन्वेस्टर में से एक हैं। आज उनकी नेटवर्थ अरबों डॉलर में है। लेकिन क्या आप जानते हैं उनकी संपत्ति का लगभग 90% यानी 90% हिस्सा उन्होंने 65 वर्ष की उम्र के बाद कमाया है। क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत कम उम्र में इन्वेस्ट करना शुरू किया और लंबे समय तक उसे बढ़ने दिया। मतलब पैसा पैसा बनाता है और जब आप उसे वक्त देते हैं तो वो और बड़ा बन जाता है। आपके लिए एक मज़ेदार सवाल है। अगर मैं आपसे कहूँ या तो आज मुझसे आप 10 लाख रुपए ले लीजिए या फिर 1 रुपये जो हर दिन दुगना होगा 31 यानी कि 31 दिन तक के ले लीजिए, आप क्या लेंगे? ज़्यादातर लोग 10 लाख चुनेंगे, लेकिन अगर आप 1 रुपये वाला ऑप्शन चुनेंगे तो 31वें दिन आपके पास 21 करोड़ से ज़्यादा होंगे। बस यही है कंपाउंडिंग की ताकत। किताब कहती है धन कमाना एक रात का खेल नहीं है। जो लोग लंबी अवधि तक निवेश करते हैं और उस निवेश को बिना छेड़े बढ़ने देते हैं वो लोग असली अमीर बनते हैं। जल्दी जल्दी मुनाफा कमाने के चक्कर में लोग कंपाउंडिंग का फ़ायदा नहीं ले पाते। अभी हम क्या एक्शन ले सकते हैं? नंबर 1, आज एक छोटा निवेश शुरू करिए, चाहे 100 रुपये महीने का ही क्यों ना हो, और इसे लंबे समय तक छेड़िए मत। नंबर 2, कंपाउंडिंग को समझने के लिए एक एक्सेल शीट बनाइए और देखिए अगर आप हर महीने 500 रुपये निवेश करते हैं तो 20 साल में वो कितना हो सकता है। नंबर 3, हमेशा छोटे छोटे फायदे छोड़कर लंबी अवधि की सोच रखिए। आपसे एक सवाल है, आपने कभी किसी काम में लंबा धैर्य रखा है और उसका शानदार नतीजा पाया है? अगर हाँ तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि याद रखिए जो धैर्य रखता है वही कंपाउंडिंग की असली ताकत को देख पाता है। तो दोस्तों, ये था चैप्टर नंबर 4, कन्फाउंडिंग कंपाउंडिंग। अब अगले चैप्टर में हम जानेंगे कि पैसे के मामले में असली खेल दिमाग का होता है और कैसे आपकी सोच आपकी जेब से बड़ा फर्क डालती है। चैप्टर नंबर 5, गेटिंग वेल्दी वर्सेस स्टेइंग हेल्दी, यानी धनी बनना और धनी बने रहना। दोस्तों, पैसे कमाना एक कला है, लेकिन उससे भी बड़ी कला है उस पैसे को संभाल कर रखना, क्योंकि इतिहास गवाह है कि जितने भी लोग अमीर बने हैं उससे ज़्यादा लोग अपनी दौलत को खो चुके हैं। लेखक कहते हैं धन अर्जित करने और उसे बनाए रखने की स्ट्रेटजी अलग होती है। धन कमाने के लिए हिम्मत चाहिए, रिस्क लेना पड़ता है और मौके पकड़ने होते हैं, लेकिन उस धन को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए चाहिए सेफ्टी, धैर्य और डर। लेखक हमें यहाँ एक कहानी बताते हैं। जेस लिवरमोर इतिहास के सबसे बड़े शेयर ट्रेडर्स में से एक थे। वो 1929 की ग्रेट डिप्रेशन में करोड़पति बन गया था, लेकिन कुछ सालों में उसने सब गंवा दिया। क्यों? क्योंकि उसके पास वेल्थ को बचाने की सोच नहीं थी। वो बस कमाने और रिस्क लेने में लगा रहा और एक दिन ऐसा आया उसके पीछे कुछ भी नहीं बचा। यह किताब कहती है धन कमाना जितना जरूरी है उससे कहीं ज़्यादा जरूरी है धन की रक्षा करना। धनी बने रहने के लिए आपको 3 चीज़ें चाहिए। नंबर 1, पर्याप्त सुरक्षा। नंबर 2, थोड़ा डर कि कुछ भी हो सकता है। नंबर 3, अहंकार से दूरी, यानी कि ईगो से बचना। कभी भी ये मत सोचिए कि आप जो भी करेंगे वो सही ही होगा। धन को बचाने वाले हमेशा एक प्लान भी रखते हैं। अभी हम क्या एक्शन ले सकते हैं? नंबर 1, अपनी इनकम का एक हिस्सा हमेशा सेविंग और इंश्योरेंस में लगाएं। नंबर 2, अचानक होने वाली मुश्किलों के लिए इमरजेंसी फंड जरूर बनाएं, कम से कम 6 महीने के खर्च जितना। नंबर 3, धन का घमंड मत करिए, क्योंकि घमंड अमीरी को खा जाता है। एक सवाल आपसे, अगर आप कल अचानक करोड़पति बन जाए तो क्या आपके पास कोई प्लान है उस पैसे को बचाने और संभालने का? सोचिए और कमेंट्स में ज़रूर बताइए, क्योंकि याद रखिए पैसा कमाना आसान है, उसे बचाना मुश्किल है, और जो इस फर्क को समझ गया वही ज़िंदगी में सच्चा अमीर बनेगा।
तो दोस्तों ये था चैप्टर नंबर 5, गेटिंग वेल्दी वर्सेस स्टेइंग हेल्दी। अगले चैप्टर में हम जानेंगे कि लकीनेस और रिस्क का असली खेल क्या है और क्यों आपकी कामयाबी में किस्मत का भी उतना ही हाथ होता है। चैप्टर नंबर 6, टेल्स यू विन, अक्सर आखिरी दाव ही कमाल करता है। दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि ज़िंदगी में कभी कभी एक ही सही फैसला या मौका आपकी पूरी किस्मत बदल सकता है, और यही बात इस चैप्टर की जान है। लेखक कहते हैं दुनिया में ज़्यादातर बड़ी सफलता कुछ गिने चुने मौक़ों से आती है, बाकी के फैसले तो बस सामान्य ही होते हैं। लेखक हमें एक कहानी बताते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी अमेज़ॉन को देखिए। जेफ बेजोस ने सैकड़ों फैसले लिए, लेकिन सिर्फ कुछ ही फैसले ऐसे थे जिन्होंने अमेज़ॉन को अरबों डॉलर की कंपनी बना दिया। जैसे अमेज़ॉन वेब सर्विस, ये एक साइड बिजनेस जैसा था जिसे पता था कि यही कंपनी की कमाई का सबसे बड़ा जरिया बनेगा। जैसे अमेज़ॉन वेब सर्विस, ये एक साइड बिजनेस जैसा था, किसे पता था कि यही कंपनी की कमाई का सबसे बड़ा जरिया बनेगा। मतलब कई बार टेल्स यानी आखिरी दाव ही जीत दिलाता है। यह किताब कहती है सफलता और इन्वेस्टमेंट में ज़्यादातर बार फायदा कुछ ही बड़े दाव से होता है, बाकी के तो छोटे मोटे नतीजे ही देते हैं। इसलिए अच्छे मौके को पहचानना और उसे पकड़ना जरूरी है। हर मौके पर भाग्य आजमाना सही नहीं, लेकिन जब टेल यानी शानदार मौका आए तो डरना नहीं है। अभी हम क्या एक्शन ले सकते हैं? नंबर 1, अपने जीवन में आने वाले अच्छे मौके को पहचानने की आदत डालिए। हर चीज़ में संभावनाएं खोजिए। नंबर 2, हर इन्वेस्टमेंट या फैसले में वन बिग विन का इंतजार करिए। सब जगह मुनाफा ना सही, कहीं एक जगह बड़ा फायदा भी सब कुछ पूरा कर सकता है। नंबर 3, हार के डर से मौके मत छोड़िए, क्योंकि कई बार आखिरी दाव ही खेल पलट देता है। आपसे एक सवाल, आपकी ज़िंदगी में ऐसा कौन सा मौका था जिसे पकड़कर आपने कुछ बड़ा हासिल किया, या कोई ऐसा मौका जो छूट गया और आज भी अफसोस होता है? कमेंट्स में ज़रूर बताइए। याद रखिए अक्सर ज़िंदगी में टेल ही विन करता है, और जो उस मौके को पकड़ लेता है वही असली खिलाड़ी कहलाता है। तो दोस्तों ये था चैप्टर नंबर 6, टेल्स यू विन। अगले चैप्टर में जानेंगे कि क्यों कभी कभी गलत होना भी सही होता है। चैप्टर नंबर 7, फ्रीडम, आज़ादी की असली कीमत। दोस्तों जरा सोचिए, आप करोड़पति बन जाए, गाड़ी बंगला पैसा सब कुछ हो, लेकिन फिर भी कोई और आपके टाइम का मालिक हो, तो क्या वो जिंदगी सच में अमीर कहलाएंगी? लेखक कहते हैं पैसे की सबसे बड़ी ताकत है आज़ादी, और यही है इस चैप्टर की असली सीख। लेखक हमें यहाँ एक कहानी बताते हैं। एक इंसान था, रेनॉल्ड रीड, अमेरिका में एक गैस स्टेशन पर काम करता था। कभी स्कूल टीचर भी रहा, कोई उसे नहीं जानता था, लेकिन जब उसकी मौत हुई तो सब हैरान रह गए। उसके पास 60 करोड़ रुपए से ज़्यादा की संपत्ति थी। अब सवाल है कैसे? उसने सादा जीवन जिया, सेविंग की, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट किया, और सबसे बड़ी बात, वो अपनी मर्जी से जीता था। कोई बॉस, कोई दबाव नहीं, अपना समय अपने तरीके से। यही असली दौलत है जिसे हम फ्रीडम कहते हैं। ये किताब कहती है असली अमीरी पैसा नहीं बल्कि अपनी मर्जी का टाइम है। अगर आप जब चाहे तब काम कर सके, छुट्टी ले सके, अपने फैसले खुद ले सके, तो आप अमीर हैं, चाहे बैंक बैलेंस कुछ भी हो। धन वही अच्छा है जो आपको ज़्यादा चॉइसेस दे। अभी हम क्या एक्शन ले सकते हैं? नंबर 1, ऐसे काम और इनकम सोर्स बनाइए जो आपको आज़ादी दे। सिर्फ पैसे के लिए काम मत करिए। नंबर 2, अपनी इनकम का हिस्सा सेव करिए ताकि ज़रूरत के वक्त किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। नंबर 3, साइड इनकम, डिजिटल स्किल या कोई ऐसा हुनर सीखिए जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम दे। एक सवाल आपसे, अगर आपको 1 साल की पूरी आज़ादी मिले, ना कोई नौकरी ना कोई बॉस, तो आप क्या करेंगे? सोचिए और कमेंट्स में ज़रूर बताइए, क्योंकि याद रखिए असली अमीरी बैंक बैलेंस से नहीं, टाइम की आज़ादी से मापी जाती है। तो दोस्तों ये था चैप्टर नंबर 7, फ्रीडम। अगले चैप्टर में हम जानेंगे कि पैसे का असली खेल क्या है और लोग क्यों दिखावे के चक्कर में अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर बैठते हैं। चैप्टर नंबर 8, मैन इन द कार पैराडॉक्स, दिखावे का धोखा। दोस्तों कभी आपने सड़क पर कोई शानदार कार देखी है, जैसे BMW, ऑडी, मर्सिडीज, और वो कार देखकर क्या आप उस गाड़ी वाले की तारीफ करते हैं? लेखक कहते हैं अक्सर हम गाड़ी देखकर उस इंसान को नहीं, उस चीज़ को एडमायर करते हैं। यानी लोग आपके पास क्या है उससे ज़्यादा उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, उन्हें अपने बारे में अच्छा महसूस करना है।
यानी लोग आपके पास क्या है इससे ज़्यादा उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, उन्हें अपने बारे में अच्छा महसूस करना है। लेखक हमें यहाँ एक कहानी बताते हैं। एक बार मॉर्गन हाउसल किसी रईस आदमी के घर पार्टी में गए। उस आदमी के पास स्पोर्ट्स कार, बड़ी कोठी और महंगे कपड़े थे, लेकिन पार्टी में लोग उस आदमी की नहीं उसकी कार की तारीफ कर रहे थे। कोई कह रहा था क्या गाड़ी है यार, कोई बोला काश ऐसी मेरी होती। किसी ने भी उस आदमी को हीरो नहीं माना। यही है मैन इन द कार पैराडॉक्स। किताब क्या कहती है? किताब कहती है लोग दिखावे के पीछे भागते हैं, महंगी चीज़ें खरीदते हैं ताकि लोग उन्हें इज्जत दें, लेकिन सच ये है कि लोग उन चीज़ों को एडमायर करते हैं, ना कि आपको। और ये दिखावा आपको कर्ज, टेंशन और फालतू की दौड़ में डाल देता है। अभी हम क्या एक्शन ले सकते हैं? नंबर 1, पैसे को दिखावे में मत उड़ाइए। सच्ची इज्जत आपके व्यवहार और काम से मिलती है। नंबर 2, महंगी चीज़ें खरीदने से पहले सोचिए क्या ये आपको खुशी दिलाएंगी या सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए है। नंबर 3, सच्चा निवेश अपने दिमाग और स्किल्स में करिए, क्योंकि वही आपकी असली पहचान बनाएंगे। आपसे एक सवाल है, आपकी ज़िंदगी में ऐसा कौन सा खर्चा है जो सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए किया जाता था और बाद में पछतावा हुआ? कमेंट्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि याद रखिए दिखावा कभी इज्जत नहीं दिलाता, बल्कि आपकी सच्चाई छुपा लेता है। तो दोस्तों ये था चैप्टर नंबर 8, मैन इन द कार पैराडॉक्स। अगले चैप्टर में हम जानेंगे कि सेफ्टी मार्जिन का जादू क्या है और कैसे ये आपके पैसे को सुरक्षित रख सकता है। चैप्टर नंबर 9, वेल्थ इज़ व्हाट यू डोंट सी, यानी असली दौलत वो है जो दिखाई नहीं देती। दोस्तों हमेशा जब भी हम किसी को महंगी कार, बड़ी कोठी या ब्रांडेड कपड़े पहने देखते हैं तो हमें लगता है क्या अमीर आदमी है यार। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है जिसने वो सब दिखाया है उसके अकाउंट में सच में कितना पैसा होगा? कहीं ऐसा तो नहीं है कि सब दिखावे के लिए उधार लेकर ही ये सब कर रहा हो। लेखक कहते हैं असली दौलत वो होती है जो दिखाई नहीं देती है। लेखक हमें यहाँ एक कहानी बताते हैं। एक रईस आदमी ने कई पोर्च खरीदी। सड़क पर सब वाहवाही कर रहे थे, लेकिन उसी सड़क से एक आम आदमी भी गुजरा जिसकी पुरानी कार थी। अब फर्क क्या था? उस आम आदमी के बैंक अकाउंट में करोड़ों की इन्वेस्टमेंट थी और पोर्च वाले के पास ईएमआई और लोन के कागज। यही फर्क है दिखावे की दौलत और असली दौलत में। किताब कहती है पैसा खर्च करके दुनिया को दिखाना आसान है, लेकिन पैसा बचा कर रखना और बढ़ाना ही असली अमीरी है। जो पैसा आपने खर्च नहीं किया वो ही आपकी असली दौलत है, क्योंकि वही आपको कल मुसीबत में काम आएगा और वही आपके सपनों को सच्चाई में बदलेगा। अभी हम क्या एक्शन ले सकते हैं? नंबर 1, हर महीने अपनी इनकम का हिस्सा सेव करें और इन्वेस्ट करें। दिखावे के पीछे मत भागिए। नंबर 2, ज़रूरत और चाहत में फ़र्क समझिए। हर नई चीज़ खरीदने की ललक पर कंट्रोल रखिए। नंबर 3, असली दौलत अपने फ्यूचर के लिए बनाइए, ना कि दूसरों को दिखाने के लिए। आपसे एक सवाल है, आपके लिए असली अमीरी क्या है? महंगी गाड़ी या बैंक बैलेंस? कमेंट्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि याद रखिए दिखावे का पैसा ताली तो बजवा सकता है, लेकिन मुसीबत में साथ नहीं दे सकता। तो दोस्तों ये था चैप्टर नंबर 9, वेल्थ इज़ व्हाट यू डोंट सी। अगले चैप्टर में हम जानेंगे कि पैसे और इन्वेस्टमेंट में सेफ्टी मार्जिन क्यों ज़रूरी है और कैसे ये आपकी ज़िंदगी बचा सकता है। चैप्टर नंबर 10, सेव मनी, बचत की ताकत। दोस्तों मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए आ जाए तो आप क्या करोगे? तो कोई बोलेगा गाड़ी लूँगा, कोई बोलेगा घर लूँगा, कोई बोलेगा विदेश घूमूंगा। बहुत कम लोग होंगे जो कहेंगे मैं इसे बचाऊंगा और इन्वेस्ट करूंगा। लेकिन याद रखिए धनवान वो नहीं जो ज़्यादा कमाता है, धनवान वो है जो बचत और निवेश करना जानता है। लेखक कहते हैं पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन उससे ज़्यादा जरूरी है उसे बचा कर रखना। लेखक हमें यहाँ एक कहानी बताते हैं। एक बार एक आदमी था, अजीम प्रेमजी, विप्रो के फाउंडर। उनकी कंपनी अरबों की है। एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया, आप इतने अमीर होकर भी इतनी सादी जिंदगी क्यों जीते हैं? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, मेरे पास जितना है उसमें भी मुझे सुकून है। मैं दिखावे के लिए नहीं जीता, मैं फालतू खर्चा बचाकर आने वाली पीढ़ी के लिए और अपने देश के लिए काम करता हूँ। यही फ़र्क बनाता है एक आम इंसान और एक समझदार अमीर में। यह किताब कहती है इनकम आपके कंट्रोल में नहीं, लेकिन सेविंग आपके कंट्रोल में है। कभी भी अपनी इनकम का एक हिस्सा इमरजेंसी फंड, इन्वेस्टमेंट और फ्यूचर गोल्स के लिए बचाएं। ध्यान रखिए पैसे बचाने के लिए कोई ख़ास रूल नहीं होता, बस आपकी आदत बननी चाहिए।
बचत आपको आज़ादी भी देती है और मुसीबत में सहारा भी देती है। अभी हम क्या एक्शन ले सकते हैं? नंबर 1, हर महीने अपनी इनकम का कम से कम 20 से 30% सेव करिए, चाहे कमाई कितनी भी हो। नंबर 2, इमरजेंसी फंड बनाइए, कम से कम 6 महीने का खर्च उसमें रखें। नंबर 3, सेविंग का पैसा अपने फ्यूचर गोल्स और स्मार्ट इन्वेस्टमेंट में लगाएं, ना कि दिखावे की चीज़ों में। नंबर 4, अपनी ज़रूरत और चाहत में फ़र्क करना सीखिए। दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आप कितनी सेविंग करते हैं अपनी इनकम का, या अभी तक शुरू नहीं किया? सच्चाई कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए, क्योंकि याद रखिए, कमाई आपको आज जिंदा रखती है, लेकिन बचत आपको कल संभालती है। तो दोस्तों, ये था चैप्टर नंबर 10, सेव मनी। अगले चैप्टर में हम जानेंगे रीजनेबल रैशनल, यानी पैसा संभालने में हमेशा ज़्यादा समझदारी और धैर्य क्यों जरूरी है, और क्यों बहुत ज़्यादा अक्लमंदी कभी कभी नुकसान कर जाती है। चैप्टर नंबर 11, रीजनेबल वर्सेस रैशनल, यानी ज़्यादा समझदारी वर्सेस ज़्यादा अक्लमंदी। दोस्तों, क्या कभी ऐसा हुआ है कि कोई दोस्त आपको बोले, भाई शेयर मार्केट में पैसे लगाने का ये सबसे बढ़िया तरीका है, और आपने भी पूरे लॉजिक के साथ उसकी बात मानी, लेकिन नुकसान हो गया। लेखक कहते हैं, पैसा और इन्वेस्टमेंट का खेल सिर्फ दिमाग से नहीं, दिल और धैर्य से भी खेला जाता है। मतलब सिर्फ अक्लमंद बनना काफ़ी नहीं, व्यवहारिक और समझदार होना भी जरूरी है। लेखक हमें यहाँ एक कहानी बताते हैं। एक आदमी था, रेनॉल्ड रीड। वो एक गैस स्टेशन पर काम करता था, छोटी छोटी सेविंग करता था, सस्ती कंपनियों के शेयर खरीदे, ना ज़्यादा लॉजिक ना बड़ा एक्सपर्ट प्लान, बस इतना सोचना, जो समझ आ रहा है उतना ही करूँगा। 90 साल की उम्र में जब उसकी मौत हुई, लोग हैरान रह गए। उसके पास 65 करोड़ रुपए की संपत्ति थी। सबने पूछा, ये कैसे? कोई बड़ा फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं था वो। जवाब था धैर्य और ज़्यादा समझदारी। ना भागा ना ही डर के बेचा। यह किताब हमें समझाती है, रैशनल डिसीजन यानी 100% तर्क संगत फैसले हमेशा प्रैक्टिकल नहीं होते, क्योंकि इंसान मशीन नहीं है। इमोशन, डर, लालच, ये सब उसके फैसले बदलते हैं। इसलिए अपने पैसों को समझदारी से संभालो। जो आपको अच्छा लगे, जो आपको सुकून दे, जो लंबे वक्त में आपके फेवर में हो, वही करो। अभी हम क्या एक्शन ले सकते हैं? नंबर 1, बेस्ट इन्वेस्टमेंट वो है जिसे आप लगातार कर सको, ना कि वो जो सबसे ज़्यादा रिटर्न दे। नंबर 2, अपनी इमोशनल लिमिट पहचानो। अगर ज़्यादा रिस्क से डर लगता है तो कम रिस्क लो, लेकिन पैसा ग्रो करता रहना चाहिए। नंबर 3, दूसरों के कहने पर या तात्कालिक लालच में फैसला मत करो। अपना प्लान बनाओ और उस पर टिके रहो। दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आप अपने पैसों के फैसले किस पर ज़्यादा लेते हो, दिमाग से या दिल से? सच सच बताना। पूरी सच्चाई के साथ कमेंट्स बॉक्स में आपका आंसर मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि याद रखिए, पैसों का खेल वो जीतता है जो थोड़ा अक्ल, थोड़ा धैर्य और थोड़ी समझदारी रखता है। तो दोस्तों, ये था चैप्टर नंबर 11, रीजनेबल वर्सेस रैशनल। अगले चैप्टर में हम जानेंगे सरप्राइज, अनजान घटनाएं आपकी फाइनेंशियल लाइफ को कैसे बदल सकती है। चैप्टर नंबर 12, सरप्राइज। दोस्तों, आपने कभी सुना है, लाइफ इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू आर बिजी मेकिंग अदर प्लान्स, यानी जिंदगी तब होती है जब आप कोई और प्लान बना रहे होते हैं। और यही बात पैसों के साथ भी होती है। आपने SIP शुरू किया, सोचा 15 साल में करोड़पति बन जाऊंगा, लेकिन अचानक रिसेशन आ गया, नौकरी चली गई, या फिर किसी ने लाखों रुपये क्रिप्टो में लगाए और मार्केट ने ऐसा धोखा दिया कि सब उड़ गया। अब आप सोचो, क्या ये किसी किताब में लिखा था? क्या कोई इसे एक्यूरेटली प्रेडिक्ट कर सकता था? नहीं ना। बस यही बात इस चैप्टर में कही गई है। फ्यूचर हमेशा सरप्राइज से भरा होता है। लेखक हमें यहाँ एक सच्ची कहानी बताते हैं। साल था 2008, पूरा अमेरिका खुश था, रियल एस्टेट बूमिंग में था, लोग लोन लेकर घर खरीद रहे थे, बैंक मुनाफा कमा रहे थे, शेयर मार्केट उड़ रहा था। लेकिन फिर आया द लेहमन ब्रदर्स कोलैप्स, और साथ ही आया 2008 का सबसे बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस। लाखों लोगों की नौकरी चली गई, घरों की EMI नहीं भर पाए, और करोड़ों की संपत्ति जीरो हो गई। अब सोचिए, इतना बड़ा इकोनॉमिकल शॉक कोई भी आम आदमी सोच भी नहीं सकता, लेकिन यही है जिंदगी का सरप्राइज। इस चैप्टर में लेखक कहते हैं, नंबर 1, जब आप अपना फाइनेंशियल प्लान बनाएं तो उसमें कुछ सरप्राइज फैक्टर जरूर जोड़ें। नंबर 2, जितनी मर्जी सोच लो, आप कभी भी 100% फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। नंबर 3,
इसलिए अपने प्लान को ऐसा बनाओ कि वो किसी भी घटना को झेल सके। अभी हम क्या एक्शन ले सकते हैं? नंबर 1, इमरजेंसी फंड जरूर बनाएं। कम से कम 12 से 6 महीने का खर्च उसमें जरूर रखें। नंबर 2, एक ही इन्वेस्टमेंट ऑप्शन पर डिपेंड मत रहिए, डाइवर्सिफाई करिए। एसआईपी, एफडी, गोल्ड, इंश्योरेंस, थोड़े बहुत शेयर्स भी। नंबर 3, फ्यूचर प्लान करते समय व्हाट इफ सवाल जरूर सोचिए। क्या होगा अगर नौकरी चली गई, अगर मेडिकल इमरजेंसी आ गई तो? इस टाइप से आप अपने प्लान को बना सकते हो। नंबर 4, शॉक प्रूफ माइंडसेट बनाएं। हर सरप्राइज में एक सबक छिपा होता है, डरिए मत, सीखिए और एडजस्ट करिए। तो दोस्तों, अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या आपने कभी कोई फाइनेंशियल सरप्राइज फेस किया है? कोई ऐसा झटका जो लाइफ का बड़ा सबक बन गया हो? कमेंट्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि ये कहानी किसी और की सीख बन सकती है। तो दोस्तों, ये था चैप्टर नंबर 12, सरप्राइज। अगले चैप्टर में हम बात करेंगे एक बहुत गहरी बात पर, रूम फॉर एरर, यानी क्यों थोड़ी एक्स्ट्रा मार्जिन, थोड़ी गलती की जगह और धैर्य फाइनेंशियल सक्सेस के लिए जरूरी है। चैप्टर नंबर 13, रूम फॉर एरर, यानी गलती की गुंजाइश। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा प्लान बनाया है जिसमें आप सोचते हैं इसमें कोई गलती हो ही नहीं सकती, और फिर अचानक कुछ ऐसा हो गया जो आपके पूरे प्लान को तहस नहस कर गया? लेखक इस चैप्टर में बहुत ज़रूरी बात कहते हैं, अगर आप पैसे, इन्वेस्टमेंट या लाइफ में बिना गलती की गुंजाइश छोड़े प्लान बनाएंगे तो वो प्लान आपको बर्बाद कर सकता है। लेखक हमें यहाँ एक कहानी बताते हैं। एक समय की बात है, दो दोस्त थे, राहुल और विकास। दोनों ने इन्वेस्टमेंट शुरू किया। राहुल ने सोचा 100% परफेक्ट स्ट्रेटजी है, जितना पैसा है सब इसी में डाल दूंगा। विकास ने सोचा, यार कुछ पैसा बचा कर भी रख लेता हूँ, क्या पता कल क्या हो जाए। कुछ महीनों बाद मार्केट गिरा, राहुल का सब कुछ डूब गया, और विकास जिसने थोड़ा पैसा संभाल कर रखा था वो बिना डर के बैठा रहा और नुकसान कवर कर लिया। यही होता है रूम फॉर एरर में। लेखक बताते हैं, नंबर 1, कोई भी प्लान 100% परफेक्ट नहीं होता। पैसों में तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। नंबर 2, इसलिए अपनी रणनीति में थोड़ी जगह छोड़िए, थोड़ा मार्जिन रखिए, ताकि अनहोनी की हालत में आप पूरे नहीं डूबे। नंबर 3, ये सोचिए, अगर मेरा प्लान फेल हो गया तो मैं कितने दिन चल पाऊंगा? अभी हम क्या एक्शन ले सकते हैं? नंबर 1, हमेशा इमरजेंसी फंड रखें। कम से कम 6 से 12 महीने की ज़रूरतों का पैसा आपके पास में होना चाहिए। नंबर 2, इन्वेस्ट करते समय 100% कभी भी एक जगह मत लगाइए, 5 से 6 जगह पैसा बांटिए। गोल्ड, एसआईपी, एफडी, स्टॉक्स, इंश्योरेंस, पीपीएफ। नंबर 3, कभी भी फ्यूचर रिटर्न को लेकर ओवर कॉन्फिडेंस मत बनिए, जो नहीं पता उसका भी प्लान बनाइए। नंबर 4, व्हाट इफ सिनेरियो जरूर सोचना सीखिए। अगर मेरी जॉब चली गई, अगर मार्केट गिर गया, अगर खर्च अचानक बढ़ गया, तब क्या होगा? तो दोस्तों, मेरा आपसे एक सवाल है, आपकी फाइनेंशियल लाइफ में आपने अपने लिए कितनी गलती की गुंजाइश छोड़ी है? क्या इमरजेंसी या अचानक नुकसान के लिए कोई प्लान है आपके पास में? अगर हाँ तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए, और अगर नहीं है तो इसके बारे में आज ही सोचिए, क्योंकि समझदार वो नहीं जो बड़ा कमाता है, समझदार वो है जो बुरा वक्त भी झेल सकता है। तो दोस्तों, ये था चैप्टर नंबर 11, रूम फॉर एरर। अगले चैप्टर में हम जानेंगे यू आल चेंज, यानी वक्त के साथ हमारे पैसे और ज़रूरतों को लेकर सोच कैसे बदलती है। चैप्टर नंबर 14, यू आल चेंज, यानी तुम बदल जाओगे। दोस्तों, आज मैं आपसे एक दिलचस्प सवाल पूछना चाहता हूँ, जो सपने और गोल्स आपने 5 साल पहले बनाए थे, क्या वो आज भी बिल्कुल वैसे ही है? थोड़ा सोचिए, शायद नहीं, क्योंकि वक्त के साथ हम भी बदलते हैं, हमारी पसंद, ज़रूरतें और सोच भी। और यही बात इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख है। लेखक कहते हैं, हम अपनी फ्यूचर सेल्फ को बहुत कम समझ पाते हैं। जो हमें आज चाहिए शायद कल उसकी कोई वैल्यू ही ना रह जाए। लेखक हमें यहाँ एक कहानी बताते हैं। साल 2010 में आरव नाम का एक लड़का था। उसका सपना था एक शानदार स्पोर्ट्स बाइक लेना। उसने इसके लिए हर महीने पैसा बचाया। 2015 में उसके पास बाइक लेने के पैसे भी हो गए, लेकिन अब उसकी प्रायोरिटी बदल चुकी थी। अब वो शादी करना चाहता था, घर लेना चाहता था। वो पैसे उसने अपनी शादी और नया घर बुक करने में लगा दिए। क्यों? क्योंकि उसका फ्यूचर सेल्फ बदल चुका था।
लेखक हमें बताते हैं, नंबर 1, हम अक्सर लॉन्ग टर्म गोल्स बनाते हैं बिना ये सोचे कि 5-10 साल बाद हम खुद कैसे बदलेंगे। नंबर 2, आपकी आर्थिक ज़रूरतें, जिम्मेदारियां, सपने और सोच वक्त के साथ बदलना तय है। नंबर 3, इसलिए कभी भी रिजिड या बहुत ज़्यादा एग्रेसिव फाइनेंशियल प्लानिंग मत बनाइए। नंबर 3, इसलिए कभी भी रिजिड या बहुत ज़्यादा एग्रेसिव फाइनेंशियल प्लानिंग मत कीजिए। फ्लेक्सिबिलिटी रखिए। अभी हम क्या एक्शन ले सकते हैं? नंबर 1, हर 2 से 3 साल में अपने फाइनेंशियल गोल्स को रिव्यू करिए। क्या वो सपना आपने 3 साल पहले देखा था वो आज भी उतना ही ज़रूरी है? नंबर 2, इमरजेंसी फंड और लिक्विड पैसे जरूर रखें ताकि जब ज़रूरत और सोच बदले तो आप मजबूरी में बुरी फाइनेंशियल डिसीजन ना लें। नंबर 3, अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी को फ्लेक्सिबल बनाइए। हर सिचुएशन में खुद को एडजस्ट करने का स्पेस रखिए। नंबर 4, लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ कवर को भी हर 3 से 5 साल में अपडेट करिए। तो दोस्तों, मेरा आपसे एक सवाल है, क्या आपने कभी कोई ऐसा सपना देखा था जो कुछ सालों बाद बदल गया, या ऐसा कोई खर्च जो पहले बहुत ज़रूरी लगता था लेकिन आज बेकार लगता है? कमेंट्स में ज़रूर बताइए, क्योंकि ये खुद को जानने का एक बेहतरीन तरीका है। तो दोस्तों, ये था चैप्टर नंबर 14, यू आल चेंज। अगले चैप्टर में हम जानेंगे नथिंग्स फ्री, यानी ज़िंदगी और पैसे की दुनिया में हर चीज़ की कोई ना कोई कीमत जरूर होती है। चैप्टर नंबर 15, नथिंग्स फ्री, कुछ भी मुफ्त नहीं है। दोस्तों, कभी आपने सोचा है सही इन्वेस्टमेंट कैसे होती है, या पैसा कमाने का ऐसा तरीका जो बिना रिस्क, बिना दर्द और बिना परेशानी के हो? अगर हाँ, तो आज की बात आपको जरूर सुननी चाहिए। लेखक इस चैप्टर में कहते हैं, दुनिया की कोई भी चीज मुफ्त नहीं है। हर चीज की कोई ना कोई कीमत होती है, चाहे वो पैसा हो, वक्त हो, रिस्क हो या टेंशन हो। लेखक हमें एक कहानी बताते हैं। एक बार नीरज नाम का एक लड़का था। उसके दोस्त ने बताया कि स्टॉक मार्केट में बहुत पैसे हैं, तुझे भी इन्वेस्ट करना चाहिए। नीरज ने बिना सोचे समझे पैसा डाल दिया। कुछ दिन में मार्केट गिरा और वो डर गया। पैसे निकाल लिए, फिर अफसोस हुआ, मैंने जल्दी क्यों किया, क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि प्रॉफिट की कीमत क्या है, रिस्क और उतार चढ़ाव सहने की कैपेसिटी। यह किताब हमें समझाती है, नंबर 1, जिंदगी और पैसों में हर अच्छी चीज के साथ कोई ना कोई कॉस्ट जुड़ी होती है। ज़्यादा रिटर्न चाहिए, ज़्यादा रिस्क लेना पड़ेगा। सिक्योरिटी चाहिए, कम रिटर्न से समझौता करना पड़ेगा। बिजनेस करना है, अनिश्चितता और टेंशन झेलनी होगी। जो लोग कॉस्ट चुकाए बिना सिर्फ फायदा चाहते हैं वो हमेशा पछताते हैं। नंबर 2, जो लोग कॉस्ट चुकाए बिना सिर्फ फायदा चाहते हैं वो हमेशा पछताते हैं। नंबर 3, समझदारी इसी में है कि आप पहले ही तय कर लें, मैं कौन सी कीमत चुकाने के लिए तैयार हूँ। अभी हम क्या एक्शन ले सकते हैं? नंबर 1, हर इन्वेस्टमेंट से पहले उसकी कॉस्ट को समझिए। प्रॉफिट के पीछे छिपा रिस्क, समय, टेंशन, सबका अंदाजा लगाए। नंबर 2, फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट से बचिए। दूसरों को देखकर पैसे मत लगाइए, उसके फायदे के पीछे भी कोई अनसीन कॉस्ट होती है। नंबर 3, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से रिस्क उठाइए। जो प्राइस आप अच्छे से पे कर सकते हैं वही चुनिए। नंबर 4, पेशेंस और डिसिप्लिन की कीमत भी चुकानी पड़ती है। शॉर्ट टर्म पेन को एक्सेप्ट करना सीखिए ताकि लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न मिले। दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आपने आखिरी बार कब कोई ऐसा फाइनेंशियल डिसीजन लिया था जिसकी हिडन कॉस्ट बाद में पता चली? या कभी ऐसा कोई मौका जब आपने सिर्फ फायदा देखा और बाद में नुकसान भुगता? कमेंट्स में जरूर बताएं, क्योंकि एक्सपीरियंस से ही समझ आती है। तो दोस्तों, ये था चैप्टर नंबर 15, नथिंग्स फ्री। अगले चैप्टर में हम जानेंगे यू एंड मी, यानी कैसे हर इंसान पैसे को अलग अलग तरीके से देखता और समझता है। चैप्टर नंबर 16, यू एंड मी, तुम और मैं। दोस्तों, कभी सोचा है आपने, एक ही शेयर को कोई खरीद क्यों रहा है और कोई बेच क्यों रहा है? अगर दोनों ही समझदार हैं तो फिर ऐसा कैसे? असल में हर इंसान की फाइनेंशियल जर्नी, एक्सपीरियंस, गोल और जरूरत अलग अलग होती है, और इसी बात पर ये चैप्टर आधारित है। लेखक कहते हैं, पैसे के बारे में सबकी सोच अलग होती है, क्योंकि हम सबकी जिंदगी, अपब्रिंगिंग, स्ट्रगल और प्रायोरिटीज अलग हैं। लेखक हमें यहाँ एक कहानी बताते हैं, दो दोस्त विवेक और अर्जुन की। विवेक ने 2008 के मार्केट क्रेश में पैसा गंवाया था। अब वो सेफ इन्वेस्टमेंट करता है।
अर्जुन ने पिछले 5 साल में अच्छी कमाई की और वो एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट करता है। एक ही स्टॉक को लेकर दोनों की राय अलग है। विवेक कहेगा मत खरीद, रिस्क है। अर्जुन बोलेगा ले ले, बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि दोनों की लाइफ स्टोरीज अलग हैं। यह किताब हमें सिखाती है नंबर 1, पैसे की दुनिया में कोई एब्सोल्यूट सही या गलत नहीं होता। जो तुम्हारे लिए सही है जरूरी नहीं कि वो मेरे लिए भी सही हो। नंबर 2, हर इंसान अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से रिस्क लेता है। जिसने कठिनाइयां देखी वो ज़्यादा सेफ्टी चाहता है, जिसने अच्छी ग्रोथ देखी वो रिस्क लेता है। नंबर 3, इसलिए कभी भी दूसरों के एडवाइस पर आंख मूंद कर भरोसा मत करो। अपना एक्सपीरियंस, एज, इनकम, गोल और मेंटल स्टेटस देखकर ही फैसला करो। अभी हम क्या एक्शन ले सकते हैं? नंबर 1, कभी भी अपने पैसे का डिसीजन दूसरों को देखकर मत करो। उनकी जिंदगी और तुम्हारी जरूरतें अलग हैं। नंबर 2, अपनी फाइनेंशियल हिस्ट्री और कंफर्ट जोन पहचानो। कितना रिस्क, कितना पेशेंस और कितना रिटर्न चाहिए, ये खुद डिसाइड करो। नंबर 3, फाइनेंशियल एडवाइस लेते वक्त ये जरूर पूछो कि सामने वाला किस बैकग्राउंड से आ रहा है, ताकि उसकी सोच का रीजन समझ सको। नंबर 4, इन्वेस्टिंग और सेविंग में एज, फैमिली, करियर स्टेज और फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी का ध्यान रखो। तो दोस्तों, मेरा एक सवाल है आपसे, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी के कहने पर पैसा लगाया था, डिसीजन लिया और बाद में रियलाइज किया वो तो उसके लिए ठीक था, मेरे लिए नहीं? कमेंट्स में जरूर बताएं, क्योंकि सही अंडरस्टैंडिंग हमें फ्यूचर में स्मार्ट बनाती है। तो दोस्तों, ये था चैप्टर नंबर 16, यू एंड मी। अगले चैप्टर में हम जानेंगे द सेडक्शन ऑफ पेसिमिज्म, यानी क्यों लोग बुरी खबरों को जल्दी मान लेते हैं और अच्छे वक्त को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। चैप्टर नंबर 17, द सेडक्शन ऑफ पेसिमिज्म, यानी निराशावाद का मोह। दोस्तों, कभी आपने गौर किया है अखबार में बुरी खबरें ज्यादा क्यों होती हैं, या क्यों लोग ये मान लेते हैं कि बाजार गिर जाएगा, महंगाई बढ़ेगी, दुनिया खत्म हो जाएगी? लेखक कहते हैं लोग बुरी खबर को जल्दी और ज्यादा गंभीरता से मानते हैं, क्योंकि डर की भावना दिमाग पर ज्यादा असर डालती है। इसे कहते हैं द सेडक्शन ऑफ पेसिमिज्म। लेखक हमें यहाँ एक कहानी बताते हैं। एक गांव में दो व्यापारी थे, राघव और देव। राघव हर बार सोचता बाजार गिर जाएगा, दंगे होंगे, नुकसान होगा। इस डर में उसने कभी बिजनेस बढ़ाया ही नहीं। वहीं देव ने कहा डरना ठीक है, लेकिन बिना कोशिश के जीत कहाँ। आज राघव वहीं का वहीं है और देव बड़ा व्यापारी बन गया। क्यों? क्योंकि राघव निराशावाद के जाल में फंसा रहा। यह किताब हमें समझाती है नंबर 1, अच्छी खबरों पर लोग भरोसा नहीं करते, क्योंकि उनका असर धीरे धीरे दिखता है। नंबर 2, बुरी खबरें तुरंत डर पैदा करती है और डर का असर दिमाग पर ज्यादा गहरा होता है। नंबर 3, मार्केट में जब भी गिरावट आती है लोग सोचते हैं अब सब खत्म, जबकि हिस्ट्री गवाह है कि हर गिरावट के बाद ग्रोथ आई है। नंबर 4, पेसिमिज्म लोगों को सेफ रहने का बहाना देता है, पर सेफ रहना हमेशा अच्छा नहीं होता। तो अभी हम क्या एक्शन ले सकते हैं? नंबर 1, बुरी खबरें सुनते ही डरिए मत, उसकी रियलिटी और लॉन्ग टर्म असर को भी देखिए। नंबर 2, इतिहास पढ़िए, हर फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद ग्रोथ आई है। नंबर 3, डर की बजाय स्ट्रेटेजी बनाइए, रिस्क मैनेज करिए, डर के आगे मत भागिए। नंबर 4, पॉजिटिव डाटा और स्टोरी को भी इक्वल इम्पोर्टेंस दे। नंबर 4, पॉजिटिव आइडिया और स्टोरी को भी इक्वल इम्पोर्टेंस दीजिए, सिर्फ बुरी खबरों पर फोकस मत करिए। दोस्तों, मेरा आपसे एक सवाल है, क्या कभी आपने किसी डर या बुरी खबर की वजह से कोई अच्छा मौका छोड़ दिया था, या ऐसा कुछ इन्वेस्ट करने का सोचा था लेकिन डर की वजह से रोक दिया? कमेंट्स में जरूर बताएं, कि डर बांटने से कम होता है। तो दोस्तों, ये था चैप्टर नंबर 17, द सेडक्शन ऑफ पेसिमिज्म। अगले चैप्टर में हम जानेंगे व्हेन यू ऑल बिलीव एवरीथिंग, यानी कैसे लोग अपनी कन्वेंस के हिसाब से पैसे के बारे में कहानियां गढ़ लेते हैं। चैप्टर नंबर 18, व्हेन यू ऑल बिलीव एवरीथिंग, जब आप कुछ भी मान लेते हैं। दोस्तों, कभी आपने ऐसा सुना है इस स्टॉक में पैसा लगा दो, अगले महीने दुगना हो जाएगा, या क्रिप्टो ही फ्यूचर है, सब कुछ छोड़कर इसमें आ जाओ? और लोग मान भी लेते हैं। क्यों? क्योंकि जब बात पैसे की आती है तो हम अक्सर ऐसी कहानियों पर भरोसा कर लेते हैं जो हमें अच्छी सुनाई देती है। लेखक कहते हैं
हम अपनी जरूरत, लालच और डर के हिसाब से कहानियों को सच मान लेते हैं। लेखक हमें यहाँ एक कहानी बताते हैं। साल 2000 .com बबल। लोगों ने सुना इंटरनेट की हर कंपनी करोड़ों कमा रही है। कंपनी का कोई प्रॉफिट नहीं था, फिर भी लोग अपनी सेविंग्स घर तक गिरवी रख कर इन्वेस्ट कर रहे थे और कुछ ही महीनों में बबल फूट गया। लाखों लोग कंगाल हो गए। क्यों? क्योंकि वो उस कहानी में यकीन कर बैठे जो उनके लालच को सूट कर रही थी। यह किताब हमें समझाती है, नंबर 1, लोग उन कहानियों पर जल्दी भरोसा करते हैं जो उनकी उम्मीदों और डिजायर्स को पूरा करते दिखती हैं। नंबर 2, हम अपने दिमाग से स्टोरी बना लेते हैं कि अगर मैंने ये नहीं किया तो मैं पीछे रह जाऊंगा। नंबर 3, ज़्यादातर फाइनेंशियल बबल्स जैसे बिटकॉइन क्रेज, चीट फंड स्कीम, MLM स्कीम सब इसी साइकोलॉजी पर चलते हैं। नंबर 4, फैक्ट कम देखा जाता है, फीलिंग ज़्यादा। जो अच्छा सुनाई दे वही सच मान लेते हैं। अभी हम क्या एक्शन ले सकते हैं? नंबर 1, पैसे की किसी भी कहानी को मानने से पहले फैक्ट चेक करो, सिर्फ सुनकर बिलीव मत करो। नंबर 2, इन्वेस्ट करने से पहले खुद से पूछो, क्या मैं लालच में आ रहा हूँ या समझदारी से सोच रहा हूँ। नंबर 3, जो चीज़ें बहुत जल्दी पैसा देने का वादा करे उन पर एक्स्ट्रा डाउट रखो। नंबर 4, इमोशनल डिसीजन से बचो, लॉजिक और हिस्ट्री देखकर ही मूव करो। तो दोस्तों, आपसे मेरा एक सवाल है, क्या आपने कभी किसी कहानी या सुनी सुनाई बात पर भरोसा करके पैसा लगाया था और बाद में पछताया? कमेंट्स में जरूर बताएं ताकि दूसरों को भी सीख मिले। तो दोस्तों, ये था चैप्टर नंबर 18, व्हेन यू ऑल बिलीव एवरीथिंग। तो अगले चैप्टर में हम जानेंगे द रीजन यू ऑल बिलीव एनीथिंग, यानी क्यों हमारा दिमाग ऐसी कहानियों पर यकीन करने को मजबूर करता है। चैप्टर नंबर 19, ऑल टुगेदर नाउ, अब सब साथ में। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि इतने सारे लोग इतने अलग अलग तरीके से पैसे कमाने के बावजूद एक ही रास्ते पर क्यों चलते हैं? क्या किसी एक चीज को लेकर सारी दुनिया एक जैसी सोच रखती है? लेखक कहते हैं, पैसा और उससे जुड़े फैसले सिर्फ इंसान की सोच नहीं, पूरी समाज की सोच से प्रभावित होते हैं। अगर एक समाज में बहुत सारे लोग एक ही विश्वास रखते हैं तो दूसरों को उसी रास्ते पर चलने का दबाव पड़ता है, और यही है इस चैप्टर की कहानी। लेखक हमें एक कहानी बताते हैं। 2006 हर कोई हाउसिंग मार्केट में पैसा लगाने के बारे में सोच रहा था। खुद को बचाने के लिए कई लोग कह रहे थे, क्यों ना हम भी घर ले ले, कीमतें तो बढ़ ही रही है तो क्या फर्क पड़ेगा। समाज में यही हो रहा था, जब सभी कर रहे हैं तो मैं भी क्यों नहीं करूं। लेकिन फिर 2008 का क्रेश आया, बहुत सारे लोग उसी मूर्खता का शिकार हो गए। क्यों? क्योंकि एक कलेक्टिव बिलीफ ने सबको एक ही रास्ते पर ढकेल दिया। यह किताब हमें समझाती है, नंबर 1, हम जो डिसीजंस लेते हैं वो अकेले हमारे नहीं होते। हमारा समाज, हमारी सराउंडिंग और कल्चर प्रेशर बहुत बड़ा फैक्टर बनते हैं। नंबर 2, लोग उस इन्वायरमेंट का हिस्सा बन जाते हैं जिसमें वो रहते हैं। जब सब एक ही चीज़ पर विश्वास कर रहे होते हैं तो हम खुद को अलग महसूस नहीं करना चाहते। नंबर 3, फाइनेंशियल डिसीजंस के बारे में ये सोचने का तरीका गलत हो सकता है, क्योंकि बहुत से लोग केवल दूसरों को देखकर चल रहे होते हैं, अपनी इंडिपेंडेंट सोच को छोड़कर। नंबर 4, जब हम ग्रुप प्रेशर या सोसाइटी के नॉर्म्स को फॉलो करते हैं तो हमारी फाइनेंशियल मिस्टेक्स भी कलेक्टिव हो जाती हैं। अभी हम क्या एक्शन ले सकते हैं? नंबर 1, सिर्फ इसलिए चीज़ में इन्वेस्ट मत करो क्योंकि सब कर रहे हैं, अपने खुद के रिसर्च और फाइनेंशियल नीड्स पर ध्यान दो। नंबर 2, ग्रुप प्रेशर से बचो। अगर सभी लोग किसी स्टॉक्स या इन्वेस्ट में जा रहे हैं तो ये ज़रूरी नहीं कि वो सही हो। नंबर 3, सोसाइटी के हिसाब से खुद को मत बदलो, अपनी सोच और स्ट्रेटजी पर यकीन रखो, ना कि दूसरों की सलाहों पर। नंबर 4, लॉन्ग टर्म सोच को अपनाओ, सिर्फ शॉर्ट टर्म फायदे के लिए किसी ट्रेंड का हिस्सा मत बनो। दोस्तों, मेरा आपसे एक सवाल है, क्या कभी आपने सिर्फ इसलिए किसी चीज़ में पैसे लगाए क्योंकि सब लोग कर रहे थे और बाद में एहसास हुआ कि आपने गलती की? कमेंट्स में ज़रूर बताएं, इससे दूसरों को भी समझने में मदद मिलेगी। तो दोस्तों, ये था चैप्टर नंबर 19, ऑल टुगेदर नाउ। अब हम अगले चैप्टर में जानेंगे कॉन्फाउंडिंग कंपाउंडिंग, यानी कंपाउंडिंग के चमत्कारी असर के बारे में। चैप्टर नंबर 20, कॉन्फाउंडिंग कंपाउंडिंग, यानी चकित कर देने वाली चक्रवृद्धि। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि पैसा कमाने का सबसे बड़ा रहस्य है टाइम और धैर्य, तो आप मानेंगे?
लेखक कहते हैं दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल जादू है कंपाउंडिंग, यानी ब्याज पर ब्याज, और इसे समझना आसान है लेकिन इसे सहन करना मुश्किल है। ज़्यादातर लोग कंपाउंडिंग की ताकत को कम आंकते हैं और यही सबसे बड़ी गलती करते हैं। लेखक हमें यहाँ एक कहानी बताते हैं। आपने वॉरेन बुफेट का नाम तो सुना ही होगा। दुनिया के सबसे अमीर और सफल इन्वेस्टर में से एक हैं। सवाल ये है, क्या वो सबसे ज़्यादा रिटर्न कमाने वाले इंसान हैं? तो आंसर है नहीं। सच्चाई ये है कि उनकी सबसे बड़ी ताकत उनका इन्वेस्टमेंट का टाइम है। उन्होंने 11 साल की उम्र में निवेश शुरू कर दिया था और 90 की उम्र तक के करते रहे, यानी लगभग 80 साल तक कंपाउंडिंग का फायदा उठाया। अगर वॉरेन बफेट 30 या 40 की उम्र में इन्वेस्ट करना शुरू करते तो वो सिर्फ एक अच्छा इन्वेस्टर होते, दुनिया का सबसे बड़ा नहीं। यानी असली खेल है लंबे वक्त का। तो यह किताब हमें सिखाती है, नंबर 1, कंपाउंडिंग का असर शॉर्ट टर्म में दिखाई नहीं देता, इसलिए लोग उसे अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। नंबर 2, रियल वेल्थ तभी बनती है जब पैसे लंबे वक्त तक इन्वेस्ट किए जाएं। नंबर 3, लोग इंस्टेंट रिजल्ट चाहते हैं, इसलिए कंपाउंडिंग का पेशेंस नहीं रख पाते, लेकिन वही पेशेंस अमीर और गरीब के बीच का सबसे बड़ा फर्क है। नंबर 4, वेल्थ ग्रोस एक्सपोनेंशियली नॉट लिनियरली, यानी पैसा धीरे धीरे नहीं वक्त के साथ तेजी से बढ़ता है। अभी हम क्या एक्शन ले सकते हैं? नंबर 1, आज ही सेविंग और इन्वेस्टिंग शुरू करो, जितना भी थोड़ा हो वक्त के साथ बड़ा बनेगा। नंबर 2, इन्वेस्टमेंट को जितना ज़्यादा देर तक कंपाउंडिंग करने दोगे उतना ही ज़्यादा फायदा होगा। नंबर 3, शॉर्ट टर्म गेन के चक्कर में लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स को मत छोड़ो। नंबर 4, कंपाउंडिंग को समझने के लिए खुद से सवाल पूछो, अगर कोई पैसा अगले 10 साल 20 साल तक इन्वेस्ट रहे तो वो कितने गुना हो सकता है? तो दोस्तों, मेरा आपसे एक सवाल है, क्या आपने कभी कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट किया है जिसे आपने बहुत जल्दी निकाल लिया हो और बाद में लगा हो कि अगर छोड़ देते तो आज बड़ा अमाउंट होता? कमेंट्स में ज़रूर बताएं, सीख सबके काम आएंगी। तो दोस्तों, ये था चैप्टर नंबर 20, कॉन्फाउंडिंग कंपाउंडिंग। अब अगला और आखिरी चैप्टर, द साइकोलॉजी ऑफ मनी का कंक्लूजन। तो दोस्तों, फाइनली इस बुक के कंक्लूजन पर यानी निष्कर्ष पर हम पहुंच चुके हैं। दोस्तों, सवाल ये नहीं है कि पैसा कैसे कमाया जाए, सवाल ये है कि पैसा संभालने की सही मानसिकता कैसे रखी जाए। मॉर्गन हाउसल ने इस किताब के हर चैप्टर में हमें ये समझाने की कोशिश की है कि पैसे के मामले में ज़्यादातर लोग लॉजिकल डिसीजन नहीं, इमोशनल और साइकोलॉजिकल डिसीजन लेते हैं। और अगर हम अपनी फाइनेंशियल साइकोलॉजी को ठीक कर ले तो ना सिर्फ पैसा कमा सकते हैं बल्कि उसे लंबे वक्त तक संभाल भी सकते हैं। लेखक हमें एक कहानी बताते हैं। एक बुजुर्ग किसान था, उसके पास ज़्यादा ज़मीन नहीं थी, लेकिन उसने जो भी कमाया थोड़ा थोड़ा बचाता गया। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते, अबे तू अमीर थोड़ी ना बनेगा इन पैसों से। लेकिन किसान मुस्कराकर कहता, कम पैसा होना कोई परेशानी नहीं, पर पैसों की समझ ना होना सबसे बड़ी परेशानी है। सालों बाद वही किसान पूरे गांव का सबसे समझदार और सम्मानित इंसान बन गया। उसके पास बड़ी दौलत भले नहीं थी, लेकिन पैसा संभालने की कला थी। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं यह किताब हमें क्या सिखाती है। नंबर 1, पैसे की गेम नंबर्स की नहीं, माइंडसेट की है। आपके पास करोड़ों हो या हजारों, अगर सोच गलत है तो सब खत्म। नंबर 2, फाइनेंशियल सक्सेस का मतलब दूसरों से ज़्यादा कमाना नहीं, बल्कि अपनी ज़रूरतों के मुताबिक संतुष्ट रहना है। नंबर 3, धैर्य और डिसिप्लिन से ही पैसा बड़ा होता है। जल्दी पैसा कमाने का शॉर्टकट अक्सर नुकसान कराता है। नंबर 4, अपने पर्सनल फाइनेंस डिसीजन अपने हालात और सपनों के हिसाब से लो, ना कि दुनिया को देखकर। तो दोस्तों, अभी हम क्या एक्शन ले सकते हैं? नंबर 1, आज से अपनी फाइनेंशियल हैबिट पर ध्यान दो, खर्च, बचत और निवेश को बैलेंस करो। नंबर 2, कभी किसी ट्रेंड के पीछे मत भागो, अपना प्लान और पेशेंस सबसे बड़ा वेपन है। नंबर 3, रिस्क लेने से डरना नहीं, लेकिन रिस्क को समझ कर लेना। नंबर 4, वेल्थ का असली मतलब है फ्रीडम, वो फ्रीडम जो तुम्हें मनचाहा काम करने का मौका दे। तो दोस्तों, मेरा आपसे आखिरी सवाल है, इस पूरी किताब में सबसे ज़्यादा वैल्यूबल लेसन आपके लिए कौन सा था और कौन सी हैबिट आप आज से शुरू करना चाहेंगे? कमेंट्स में ज़रूर बताएं, ये नॉलेज दूसरों तक भी पहुंचेंगी। तो दोस्तों, द साइकोलॉजी ऑफ मनी की ये पूरी ऑडियो बुक समरी यहीं पूरी होती है। अगर आपको इस पूरी सीरीज से सीख मिली हो
तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ इस ऑडियो बुक समरी को शेयर करिए। क्योंकि पैसा कमाना आसान है, पर उसे समझना और संभालना सबसे बड़ा हुनर है। तो दोस्तों, हम मिलेंगे अगली ऑडियो बुक में इसी तरह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, लाइफ में आगे बढ़ते हुए और कुछ नया नया सीखते हुए। जब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।